वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बिजनौर पर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। सिलेबस का डिस्कशन मैंने कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। AKTU में बीटेक में जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों ईयर में इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट चलता है, वो दोनों ईयर का सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका कोड है BEC 101, एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए 201। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में है, जिसका थर्ड सेमेस्टर में कोड है KOE 038, और फोर्थ सेमेस्टर में है KOE 048। ठीक है ना। तो मैंने दोनों का सिलेबस कंपेयर भी कराया है। जहाँ तक जो भी सिमिलरिटीज़ हैं उनको भी मैंने बताया है। जो भी दोनों में डिफरेंस है सिलेबस में दोनों ईयर के में, वो भी मैंने तुम्हें इससे पहली वीडियो में बता दिया है। मैं दोनों ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कवर कराऊंगा। दोनों की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है ना। बाकी उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। दोनों, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे। ठीक है। अगर आपको इस सब्जेक्ट के कोई भी नोट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बस यहाँ पर क्या करना है, केवल सुनते जाना है। वीडियो को ध्यान से देखते जाना है और सुनते जाना है। पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना है। और जो उसके नोट्स हैं, उसको नोट्स को बनाने की जरूरत नहीं है। एज इट इज़ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको फ्री PDF सारी, जितना भी मैं पढ़ाऊँगा सारी PDF फ्री मिल जाएंगी वहाँ से। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और ध्यान से वीडियो को समझते चलना है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल आसान कर दूंगा आपके लिए। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक जो आता है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड आता है। ठीक है। तो इसका आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ने से पहले हमें कुछ मटेरियल्स के बारे में जानना जरूरी होता है, इसलिए हम इसमें क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, या उससे भी बेसिक चीज़ें। एक दो लेक्चर आपको लगेगा कि पता नहीं मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहा हूँ या क्या है, अगर आप सिलेबस को देखेंगे, लेकिन वो भी आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। ठीक है। अगर आपको सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ना है, समझना है अच्छे से, तो जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ वो भी बेसिक चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एकदम आसान हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए लास्ट में तो लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स आसान लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ सकें, और जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से डरते हैं उनका डर निकल सके। ठीक है। बहुत ईजी मैं कराने वाला हूँ। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज पार्ट 1। स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पर, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा ये बनता है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स या इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहला टॉपिक यही बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ नहीं है, एक ब्रांच ऑफ साइंस बोल देते हैं इसको, या ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग हम इसको बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग इन विच वी डील्स विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करते हैं या उनसे डील्स करते हैं। ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे वैक्यूम में, कैसे गैस में, कैसे सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, हमारे फ्लो होते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या ब्रांच ऑफ साइंस भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है। और इसमें बस वही है, बाकी कुछ नहीं। हमें जो मेन पार्ट हमारा बनता है यहाँ पर वो सेमीकंडक्टर है। फाइनली हमें जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर तक लेके जाने वाला हूँ तुम्हें, क्योंकि आगे हम इसमें पढ़ेंगे डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ने वाले। तो जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो P टाइप और N टाइप के मटेरियल से मिला के बना हुआ होता है। और जो P टाइप और N टाइप के मटेरियल्स होते हैं वो हमारे कौन से मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। तो इसलिए हमें उन मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा पहले से स्टडी करना ज़रूरी होता है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। ध्यान से सुनते चलेंगे। अगर वीडियो मैं सारे स्टूडेंट्स को कवर करके चलूँगा। अगर किसी को लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपने यूट्यूब पर स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का। अदरवाइज़ आपको सही लग रहा है तो बस ध्यान से सुनते चलें और देखते चलें स्क्रीन पर। ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक से। ठीक है। चलिए, तो ये तो बेसिक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब मैं बात करता हूँ
इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जब पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में तो उससे पहले हमें उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ी देर लगेगा कि मैं केमिस्ट्री में पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं केमिस्ट्री में नहीं पहुँचा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही हूँ, लेकिन थोड़ी सी केमिस्ट्री हमें जाननी ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्या जाननी ज़रूरी है हमें इसके लिए, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का क्या होता है कि हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटॉन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो आउटर सरफेस होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, इस ऑर्बिट में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऑर्बिट में क्या है, इसी ऑर्बिट में रहता है, ये ना तो इस ऑर्बिट से जाएगा बाहर ना ही न्यूक्लियस की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर दोनों साइड फोर्स लगते हैं। अब आप बोलोगे कि इससे जाएगा नहीं बाहर तो फ्री कैसे होगा, अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे फ्री इलेक्ट्रॉन का, वो भी मैं अभी डिस्कस करूँगा आगे, बस ध्यान से सुनते चलिए। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस टाइम जो मैं बोलूँगा उसको सुनते हुए, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, हो सकता है बस लास्ट तक वो वीडियो तक सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते चले जाएँ। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, कोई क्वेश्चन राइज होगा तुम्हारे ब्रेन में या जो भी कुछ है, तुम्हें अगर कोई कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिख के भी बताना, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। जो अंदर की न्यूक्लियस की साइड फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और जो ये सर्किल में इसमें मतलब यानी कि जो ऑर्बिट में मूव करता है तो इस पर जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक एटम का स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एक ऑर्बिट होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है साफ साफ, आप देख सकते हैं, एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि एटम्स क्या है, हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल्स हों या सेमीकंडक्टर्स हों, उन सब का, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो है ये वाला सेंटर वाला पार्ट और जो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जो कि होल्ड्स अप इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। जो कि हमारा ये तो एक ऑर्बिट दिखाया मैंने यहाँ पे, ऐसे डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं, एक और ऑर्बिट होगा, उसके बाद एक और ऑर्बिट होगा, तो उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करके रखता है, यानी कि फिक्स करके रखता है, रोक के रखता है, यानी कि उसको होल्ड करके रखता है, जाने नहीं देता उसको, मतलब ऑर्बिट से, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैंने यहाँ पर तुम्हें अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया है। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं बेसिक। अभी लगेगा थोड़ी सी देर की केमिस्ट्री है, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहुंच जाएंगे। फिर आगे क्या है, ए प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अभी जो मैंने बताऊंगा, जो पहले ही बता दूंगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, आपको नोट नहीं करना है। यहाँ से मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप आराम से नोट कर लेना बैठ के। यहाँ पर बस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है। ए प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। वाइल द न्यूट्रॉन हैज़ द सेम मास एज द प्रोटॉन बट हैज़ नो चार्ज, यानी कि मैंने क्या बताया था अभी, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर नहीं होता। लेकिन मास जो है न्यूट्रॉन का वो सेम होता है प्रोटॉन के, यानी कि जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। आगे क्या है कि देयरफॉर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, मैंने बताया अभी इससे पिछली वीडियो, मतलब पिछले इसमें इमेज में, कि न्यूक्लियस क्या है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर देखो कुछ दो टर्म्स लिखी हुई हैं, ये आपको पहले से ही पता होंगी अगर आपने केमिस्ट्री ठीक ठाक से पढ़ी होगी 11-12 में। एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वही हमारा एटॉमिक वेट कहलाता है। और अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो भी एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, सेम क्वांटिटी में होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन से हमें यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, क्या है इसके बारे में आगे, कि एन इलेक्ट्रॉन
इज़ ए नेगेटिवली चार्ज, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है पार्टिकल हैविंग नेग्लिजिबल मास, जिसका मास जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मास उसके पास बिल्कुल कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। फिर उसके बाद द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑन ए प्रोटॉन, यानी कि चार्ज जो होता है, मैंने क्या बताया है कि प्रोटॉन पर क्या है, प्रोटॉन पे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या हमारा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों पर चार्ज इक्वल होता है बट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, इस पे नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे, इस पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और सेम उतना ही प्रोटॉन पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब आगे बात करें इन एन एटम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अगर हम ऑर्डिनरी कंडीशन की बात करें तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ऐसा ये पहले डिस्कस कर लिया, बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने बताई जो केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आगे की चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अभी तो हमने क्या बात करी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखा, अभी मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखा, एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर क्या है, एक ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूक्लियस में हमारे क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। अब मैं बात करता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा आउटर ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है हमारा, जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है, ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, देखो मैंने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों बताया, ताकि मैं तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता सकूँ। अगर ऑर्बिट का ही नहीं पता होता, मतलब पता तो होगा आपको, लेकिन मुझे रिकॉल कराना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन हो सकता है केमिस्ट्री का याद ना रहे, तो इसलिए मुझे रिकॉल कराना जरूरी है, ठीक है ना। अब इस बार भी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है आपके कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ केमिस्ट्री ही लगी हुई होगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। और अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान आ गया होगा, वही चीज़ मैंने तुम्हें दोबारा से रिकॉल कराई है, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ आपको मटेरियल्स का, तो वो मैं दो बेसिस पे बताऊँगा। एक तो एनर्जी बैंड डायग्राम बेसिस पे, जो एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, ठीक है, जो आपने शायद ही कहीं पर पढ़ा हो या शायद ही कभी पढ़ा हो, ठीक है ना। तो ये दो तरह के मैं आपको आगे क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ मटेरियल्स में, तो थोड़ा सा वेट करना है आपको, बस लास्ट तक वीडियो को सुनते चलना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया इसमें, जो इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है किसी भी एटम का, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम क्या करते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करते हैं किसी भी मटेरियल की, उसकी जो किसी भी मटेरियल की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं हम पहला क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने तुम्हें बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ना करा के, या तो वो क्लासिफिकेशन कराएगा किसी मतलब मटेरियल को डिफाइन करवा लेगा सिंपली 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा जी, या दूसरा क्वेश्चन आता है वो कंपेयर कराता है मटेरियल्स में, ठीक है ना। तो जब वो मटेरियल में कंपेयर कराता है तो आपके लिए 1 पॉइंट यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है, 1 पॉइंट यहाँ से भी मिल जाएगा, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन तुम्हारे इसलिए काम आने वाला है, और दूसरी चीज़ यहाँ से तुम्हारी नॉलेज भी बढ़ेगी। अब देखो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, अगर हम मटेरियल की बात करें तो हम मटेरियल को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर देखें तो वहाँ पर भी हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। सेम हमारा अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर करते हैं क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पर भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी बिल्कुल सेम है, जैसा कि उसमें होता है। पहला हमारा कौन सा होता है, कंडक्टर, जिसको हम मेटल बोल देते हैं।
दूसरा हमारा क्या होता है, इंसुलेटर, जिसको हम नॉन मेटल बोल देते हैं, और तीसरा हमारा सेमीकंडक्टर होता है। सेम यहाँ पर भी वही है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो फर्स्ट वन इज कंडक्टर, जिसको हम मेटल बोल देते हैं। तो है क्या इनमें, अगर मैं तीनों में डिफरेंस की बात करूं तो तीनों में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर वो होंगे या वो मतलब मेटल्स, वो मटेरियल्स होंगे जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 4 होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 से कम होंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, जिनको हम मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम लेस देन 4 क्या कहलाएगा, हमारा कंडक्टर, या इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, मेटल। ठीक है ना। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं जो हमारे कंडक्टर कहलाते हैं, तो हमारा सोडियम कंडक्टर है, हमारा मैग्नीशियम कंडक्टर है, हमारा एल्यूमिनियम कंडक्टर है। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये नहीं है कि उसके ऑर्बिट में टोटल वैलेंस मतलब इलेक्ट्रॉन 8 है, नहीं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ठीक है ना। लास्ट सेकंड हम बात करें तो मैग्नीशियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको जो मैंने अभी तक बताया वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो भी ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या है कि इंसुलेटर में हमारे जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 4 होंगे, यानी कि 4 से ज़्यादा होंगे। इंसुलेटर सेकंड है हमारा, मतलब पहला मैंने क्या बताया, कंडक्टर, दूसरा क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम नॉन मेटल बोलते हैं। तो नॉन मेटल वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ग्रेटर देन 4 होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब ऐसे एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन हो गया जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, सल्फर हो गया, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और नियॉन हो गया, नियॉन में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तुमको यहाँ पर एग्जाम्पल बता दिए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, लास्ट क्या है इसमें, लास्ट है हमारा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है, हमारा हाफ कंडक्टर कहलाता है। रियल में अगर हम बात करेंगे तो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। अभी मैं अगर जब एनर्जी बैंड के बेसिस पे तुम्हें क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना तो वहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही हमारा मेन है, इसी को हमें लेके चलना है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में। स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स तो हमारी इसी पर बेस्ड हैं, ट्रांजिस्टर तक सेमीकंडक्टर पे, क्योंकि ट्रांजिस्टर भी हमारा सेमीकंडक्टर मेटेरियल से मिला के बना होता है और हमारा जो डायोड है वो भी सेमीकंडक्टर मेटेरियल का बना हुआ होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर उसमें लेस देन 4 होते हैं, इंसुलेटर ग्रेटर देन 4 होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। ठीक है ना, कितने होते हैं, 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। तो अब इसमें क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसमें लिखा हुआ भी है यहाँ पर, द मटेरियल हैज़ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज एंड इज यूजुअली ए सेमीकंडक्टर। इसमें क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टी होती है। दोनों की प्रॉपर्टी मतलब कंडक्टर की भी तरह वर्क करता है ये, मेटल की तरह भी, और इंसुलेटर की तरह भी वर्क करता है, जिसको हम नॉन मेटल बोलते हैं, इसलिए इसको हम सेमीकंडक्टर बोल देते हैं। एग्जाम्पल इसकी अगर मैं बात करूं तो कार्बन हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है, और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर। ये दोनों तो आपने बहुत सुने होंगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है फर्स्ट यूनिट के बारे में। ठीक है ना। अब मैंने अगर बोलोगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बताए यहाँ पर, इनके इसलिए नहीं बताया क्योंकि तीनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि ये कितने होते हैं, 4 होते हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वाला क्लासिफिकेशन जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ पहले फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि ये टर्म आएगी हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन में आगे बोलूँगा। अभी आगे जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पर भी मैं बात करूँगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब डायोड पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, देखो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक डायग्राम बताया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है ना। तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम में मैंने क्या बताया कि एक आउटर मोस्ट, ये जो ऑर्बिट होता है, इस तरह से कोई भी एक न्यूक्लियस, मतलब एटम होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसका जो ऑर्बिट होता है, तो उस ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक फोर्स के थ्रू इससे न्यूक्लियस जो है, इसका न्यूक्लियस जो है, इससे न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, बाउंड होते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस तरह से, ये तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ से, और जब ये रोटेट करेगा इसमें तो यहाँ पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन
या तो हम ऐसा करें, जैसे अगर देखो तीन मेटल हमने पढ़े, मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, तो उनमें क्या हुआ है, तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो बात करी, लेकिन प्रॉपर्टीज़ की भी अगर बात करें तो उनकी भी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास एनर्जी होती है, ठीक है। या अगर ये किसी भी मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है या किसी कोई भी मटेरियल है, इसको हम अगर एनर्जी दें, यानी कि टेम्परेचर राइज करें, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करें या कैसे भी करके इसको एनर्जी दें, तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, कभी कभी अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाता है, यानी कि निकल जाता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाता है इलेक्ट्रॉन हमारा। तो यानी कि जो जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस की वजह से, उससे ज़्यादा उसके पास एनर्जी होने की वजह से वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे वो इसके ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, तो जैसे इसने बाउंड कर रखा था, उसको फिक्स कर रखा था, ठीक है, होल्ड करके रख रखा था, तो वो क्या हो जाता है, इससे फ्री हो जाता है। तो वो जब बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वही इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी मटेरियल में कंडक्शन करता है। कंडक्शन करता है मतलब किसी भी मटेरियल को हमारे कंडक्ट करता है, कंडक्ट करता है मतलब किसी भी मटेरियल में हमारे करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल पॉजेस डिफरेंट एनर्जी। मैंने बताया ना, डिफरेंट मटेरियल के पास जो भी अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, उनकी अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके सबके पास अलग अलग क्या होती है, एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अब क्या है, द ग्रेटर द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द लेसर इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। यानी कि अगर इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये जो इससे बाउंड है न्यूक्लियस से, वो क्या होगा, लेसर होगा। यानी कि जो फिक्स पकड़ने की इसकी क्षमता थी, एक तरह से इन्हें जैसे बांध रखा था इसको, वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, लेसर हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि जितनी इसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ये जो फोर्स है यहाँ पर ये वीक होगा। अगर हम बात करें मेटल की, इन मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पॉजेस सो मच एनर्जी दैट दे आर वेरी लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस। यानी कि जो मेटल की बात करें, मेटल में मैंने क्या कहा, मेटल में हमारे लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो जो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, उनके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। किसमें, मेटल्स में। तो एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये वाला जो फोर्स है ये उसके कंपैरिजन में बहुत कम रहता है, जिससे हमारा क्या होता है, हल्की सी हम इनको एनर्जी देते हैं मेटल्स को, तो उसमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। यानी कि यहाँ से क्या हो जाते हैं, ये एस्केप कर जाते हैं ऑर्बिट से। तो जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो कंडक्शन के लिए बोल देते हैं हम कि कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, द लूजली अटैच्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव एट रैंडम, रैंडमली मूव करते हैं विद इन द मटेरियल एंड आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई यहाँ पर, कि जो लूजली अटैच होते हैं, यानी कि जो टाइट से बंधे हुए नहीं है, फिक्स नहीं है, टाइटली फिक्स नहीं है, लूजली अटैच्ड हैं, तो वो क्या होंगे, जैसी एनर्जी इसकी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, मूव कर जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख लो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली अटैच, जो लूजली अटैच रहते हैं टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कहलाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी कि जो न्यूक्लियस से अटैच है ही नहीं वही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो ऑर्बिट से एस्केप कर जाता है। अब एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ क्या, क्लासिफिकेशन मटेरियल का। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड्स होते क्या हैं। देखो मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो, अगर मैं बात करूं एक रेंज की, जैसे मान लो यहाँ पर ये यहाँ से लेके इस तरह से कोई डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है हमारी, 100 है, ठीक है, कितनी है, 100, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको 20-20 के पार्ट में डिवाइड कर लिया अलग अलग, यानी कि 1 से लेकर 20 तक, यहाँ तक 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, और 60 से लेकर 80, और 80 से लेकर 100। तो मैंने इसको कुल मिलाकर 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ये मैंने क्या बना ली, रेंज बना ली, 1 से लेकर 20, 21 से लेकर 40, 41 से लेकर 60, 61 से लेकर 80, 81 से लेकर 100। तो ये मैंने 5 रेंज बना ली 1 से लेकर 100 तक की। तो यानी कि मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 1 से लेकर 100, और उसकी मैंने अलग अलग रेंज बना ली, कितनी कितनी, 20-20 की रेंज बना ली। तो ये 5 रेंज बन गई यहाँ पर। तो ये जो रेंज ऑफ डिस्टेंस है हमारी, ये जो डिस्टेंस थी यहाँ पर, इसकी जो रेंज बनाई है, ये हमारी क्या कहलाती है, एक्चुअली में बैंड कहलाते हैं, अलग अलग बैंड। तो अगर ऐसी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में भी सेम ऐसी होता है, जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी के अलग अलग रेंज बना लेते हैं इस तरह से, तो वो भी हमारे फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाते हैं। सेम बात अगर करें हम यहाँ पर एनर्जी की, ठीक है ना, एनर्जी की बात करें तो अगर 1 से लेकर 100 तक की एनर्जी है कहीं पर, तो उसके अगर हम ऐसी ब्रेक कर लें उसको, तो 1 से लेकर 20 तक का एक एनर्जी बैंड हो गया,
21 से लेके 40 तक का एक एनर्जी बैंड हो गया। तो ये जो रेंज ऑफ एनर्जी होती है यही हमारा क्या कहलाता है, एनर्जी बैंड्स कहलाता है। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो मैं लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है ना, जो मैंने एक्चुअल में एनर्जी बैंड होता है वही यहाँ पर आपको बता दिया है। और इसमें जो कोई भी मटेरियल होता है हमारा, जो भी मटेरियल होता है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या सेमीकंडक्टर हो, उसमें हम एनर्जी के रेंजेस के बेस पर उनको दो बैंड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा जो अपर बैंड होता है जिसको हम कंडक्शन बैंड बोल देते हैं, और एक लोअर बैंड होता है जिसको हम वैलेंस बैंड बोल देते हैं। ठीक है ना, अब ये जो है ना, इसके बीच में जो गैप मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या कहलाता है हमारा, फॉरबिडन बैंड गैप कहलाता है, या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहलाता है, या एनर्जी बैंड गैप कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए वेरी करता है। मतलब अगर मेटल की बात करें तो ये बिल्कुल होता ही नहीं है गैप, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में मिले हुए होते हैं या ओवरलैप भी कर जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की तो ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, और अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की तो ये गैप मॉडरेट होता है। कंडक्टर से तो ज़्यादा होगा क्योंकि कंडक्टर में तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं मतलब इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर से कम होता है क्योंकि इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, तो सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होता है। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन तुमको बताता हूँ। तो क्या है इसमें, इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, अगर हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात करें, एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट हैज़ डेफिनिट एनर्जी, यानी कि किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में, तो उनके पास एक अपनी डेफिनिट एनर्जी होती है। व्हेन एटम्स आर ब्रॉट टुगेदर एज इन सॉलिड, एन एटम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स फ्रॉम अदर एटम्स, यानी कि जो सॉलिड बना हुआ होता है ना, जैसे मान लो एक ये सॉलिड है इस तरह से यहाँ पर है, तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो क्या होते हैं, फोर्स से बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है, एक सॉलिड में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या आपस में एक फोर्स से अटैच्ड रहते हैं यहाँ पर। हैंस एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कैन हैव अ रेंज ऑफ एनर्जीज रेदर दैन सिंगल एनर्जी। तो मैंने बताया ना, जैसे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो इसमें अलग एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉनों के पास, इससे अगर जो कम वाला मतलब पहला ऑर्बिट है उसके पास और मतलब अलग, यानी कि ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, अलग अलग एनर्जी की क्या होती है, एक रेंज होती है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद क्या है, दीज रेंज ऑफ एनर्जी लेवल आर नोन एज एनर्जी बैंड। तो ये जो एनर्जी का लेवल होता है, किसी पे कम है, किसी पे उससे ज़्यादा, किसी पे उससे ज़्यादा, तो हम अलग अलग लेवल में डिवाइड कर दें उनको, तो वही हमारा क्या कहलाते हैं, एनर्जी बैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, विद इन एनी मटीरियल देयर आर टू डिस्टिंक्ट एनर्जी बैंड्स, यानी कि मैंने बताया कि हमारे जो मटीरियल होते हैं उनमें हम दो बैंड्स यहाँ पर लेके चलते हैं, जो हमारे जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एनर्जी के बेसिस पे हम कहते हैं कि, यानी कि जिनके पास लोअर एनर्जी है वो वैलेंस बैंड के अंदर है, जिनके पास हायर एनर्जी है वो कंडक्शन बैंड के अंदर है। तो लोअर एनर्जी वाला जो बैंड है हमारा वो वैलेंस बैंड कहलाता है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वाला जो बैंड है वो हमारा कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, विद इन एनी मटीरियल देयर आर टू डिस्टिंक्ट एनर्जी बैंड्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट लाइक वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। दो होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। चले आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर आइदर एस्केप फ्रॉम देयर एटम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ओनली वीकली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, यानी कि मैंने क्या बताया, जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं, और जो लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में कब पहुंचेगा, जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो जिनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जो अपने न्यूक्लियस से ऑर्बिट को, जो ऑर्बिट से जो क्या हो जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो बाहर कब निकलते हैं, जब उनके पास हायर एनर्जी होती है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी में है तो वो वैलेंस बैंड के अंदर, जब उनके पास हायर एनर्जी होती है तो वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर आइदर एस्केप्ड, या तो वो एस्केप करा हुआ है फ्रॉम देयर एटम, अपने एटम से, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या ओनली वीकली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, या वो वीकली अटैच्ड है अपने न्यूक्लियस से। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस है तो उससे वीकली अटैच्ड है। ठीक है, अब क्या है आगे, देयर बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड में बी इजिली मूव्ड अराउंड विद इन द मटेरियल, यानी कि जब उनके पास हायर एनर्जी है तभी तो वो कंडक्शन बैंड में, और जब कंडक्शन बैंड में है तो वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली। ठीक है ना, तो जब वो मूव करते हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, तभी हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है, और तभी हम कहते हैं मटेरियल में कंडक्शन हो चुका है और हमारा मटेरियल में करंट फ्लो हो चुका है, यानी कि मटेरियल कंडक्ट हो चुका है। ठीक है ना, बाय अप्लाइंग रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि हम उस पर अप्लाई करेंगे, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। अगर कंडक्शन बैंड में है तो वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा किसी भी डायरेक्शन में। आइदर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या तो हम एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे उसकी, मैंने बताया भी था आपको पहले,
अभी इसमें कि या तो हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और बाय फोकसिंग लाइट या लाइट फोकस करते हैं ऑन द मटेरियल, या किसी भी तरह से हमें उसको क्या करना है, एनर्जी देनी है। एनर्जी देंगे तो जो कंडक्शन बैंड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मच लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर हम बात करें लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी की, बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड, यानी कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी हम कहाँ, कंडक्शन बैंड में मूव करा देते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, अब मैं इसका डायग्राम के बारे में भी तुमको बता देता हूँ किस तरह से है। ठीक है ना। यहाँ पर तो अब इसमें क्या है, अभी अगली लाइन क्या करें, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड आर यूजुअली इन द नॉर्मल ऑर्बिट अराउंड ए न्यूक्लियस, यानी कि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बताया लोअर एनर्जी के होते हैं, जब लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है, अपने ऑर्बिट में अटैच्ड हैं, अपने न्यूक्लियस से क्या है, अटैच्ड हैं। तो वो क्या है, अभी ऑर्बिट को क्या करें, उन्होंने एस्केप नहीं करा है, और ना वो यहाँ से इससे जो न्यूक्लियस है उससे टाइटली अटैच्ड है, यानी कि उनके पास लोअर एनर्जी है अभी। ठीक है। फॉर एनी गिवन मटेरियल, कोई सा भी अगर मटेरियल हो, द फॉरबिडन गैप में बी लार्जर, स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो हमारा फॉरबिडन गैप होता है दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है हमारा, वो लार्जर होगा, लार्ज होगा, या स्मॉल होगा, या नॉट एग्जिस्टेंट, यानी कि इसकी बात करें नॉट एग्जिस्टेंट की तो ये हमारा क्या होता है, मेटल होते हैं। स्मॉल की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं, लार्ज की बात करें तो ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक है ना। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम में एक आपको दिखाया गया है। इसमें क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन या एक वैलेंस बैंड होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, ईवी। ईवी क्या है, वैलेंस एनर्जी है। कंडक्शन बैंड, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिनके पास मिनिमम कितनी एनर्जी होती है, ईसी, यानी कि ये क्या है, लोअर एनर्जी है, ये क्या है, अपर एनर्जी है वैलेंस बैंड की, यानी कि इस एनर्जी से नीचे के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे वैलेंस बैंड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इस एनर्जी से जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड के अंदर हमारे माने जाते हैं। और इनके बीच का जो गैप होता है, दोनों के बैंड का जो गैप होता है, यानी कि ईसी माइनस ईवी जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फॉरबिडन गैप कहलाता है, या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, रेंज ऑफ एनर्जीज पॉजेस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो रेंज ऑफ एनर्जी होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास होती है, इसलिए इसको हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये गैप है जो दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड के। और ये एरो हमारा इंडिकेट कर रहा है एनर्जी का लेवल, यानी कि ऊपर की तरफ जितने भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है उतना एनर्जी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। एक्चुअल में जो हमारे मटेरियल्स होते हैं ना उनमें कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एक्चुअल में कुछ होता थोड़ी ना है। अगर आपके पास पेन है इस टाइम पर तो वो भी तो एक मटेरियल है, लेकिन उसमें कुछ कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड कुछ नहीं होता। बस हमारे जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एनर्जीज होती है उनको हमने उनके रेंज ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड कर लिया है। जो लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने ये मान लिया कि वो वैलेंस बैंड के अंदर हैं, और जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम ये मान लेते हैं कि वो कंडक्शन बैंड के अंदर हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँचता तब तक वो मटेरियल हमारा कंडक्ट नहीं होता, यानी कि उस मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब मैं एनर्जी बैंड के बारे में तुम्हें बता दिया है, तो अब एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर क्लासिफिकेशन भी तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। तो ये एक टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल मटेरियल्स का हो जाएगा। यहाँ पर सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, अगर एनर्जी बैंड के बेसिस पर मैं बात करूँ तो सेम यहाँ पर भी ये तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पर, फॉरबिडन गैप पर। जिनका फॉरबिडन गैप नहीं होता या बल्कि ओवरलैप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। जिनमें लार्ज होता है वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, और जिनमें मॉडरेट होता है वो हमारे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उन पर टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट पड़ता है, वो क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं हम अब सबसे पहले कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं एक्चुअल में, एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे पढ़ा है। तो पहले तो हम पढ़ चुके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, हमने देखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, लेस देन 4 होते हैं, यानी कि 4 से कम होते हैं। ठीक है ना। अब अगर बात करें करंट की, दूसरा इनमें अगर डिफरेंस देखें तो करंट क्या है, इनमें ईजिली फ्लो हो जाता है। कंडक्टर्स वो मेटल्स होते हैं जो करंट को ईजिली पास होने देते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स के। ठीक है ना।
अब मैंने क्या बताया था, एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो एनर्जी बैंड के बेसिस पे पूछता है तो डायग्राम भी बनाना जरूरी है। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में क्या है, ये ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग मतलब किस तरह से, ये इस तरह से, मान लो ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या ओवरलैप वाला है, यानी कि या तो इसमें गैप होता ही नहीं है या बल्कि ओवरलैप कर जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, नो फॉरबिडन गैप, यानी कि इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए थोड़ा वीडियो अगर तुम्हें लंबा लग रहा होगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, क्योंकि मुझे सिलेबस भी जल्द से जल्द कवर कराना है आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, और उससे पहले मॉडल भी प्रोवाइड कराने हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा जाए, लेकिन कुछ नहीं, बस आपको ध्यान से देखते चलना है, समझते चलना है। अगर थोड़ा सा लगता है तो थोड़ा सा रुक रुक के देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। देखिए इसमें बात करें अब टेम्परेचर की, अगर बात सबसे पहले तो ये है कि सिंस कंडक्टर्स हैव नो फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप होता ही नहीं। अगर मैं बात करूँ इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर अगर हमारा कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है कंडक्टर की। लेकिन सेमीकंडक्टर के टर्म्स में अगर हम देखेंगे आगे चल के अभी, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे हम राइज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर के केस में उल्टा है, क्योंकि टेम्परेचर जो बढ़ाते हैं हम कंडक्टर का, तो रेसिस्टिविटी भी इसकी बढ़ जाती है, जिससे हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलती है। लेकिन देखो होता क्या एक्चुअल में, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, देखने में तो लगता है कि कंडक्टर में तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या होता है वहाँ पर रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन इवन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पर ही हमारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कंडक्शन के लिए अवेलेबल मतलब फ्री हो गए। हमने थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो क्या हो गया, अपने न्यूक्लियस से क्या हो गया, वो फ्री हो गए, यानी कि वो फ्री रैंडमली मूव करने के लिए फ्री हैं, कंडक्शन के लिए फ्री हैं। दस कंडक्शन इज पॉसिबल इवन बाय अ वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही हमारा कंडक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम आगे बात करें कंडक्टर में, इन कंडक्टर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम अगर और बढ़ाएंगे तो जो इसकी कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन कंडक्टर कैन बी गिवन एज, ये क्या है यहाँ पर डेल्टा टी, ये टेम्परेचर में चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर आर नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस है, जो पहले रेसिस्टेंस था। आर टी क्या है हमारा, वो रेसिस्टेंस जो हमने टेम्परेचर वेरी करा, उसके वेरी होने के बाद जो हमारा रेसिस्टेंस वेरी होगा वो हमारा ये आर टी है, टेम्परेचर को वेरी करने के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आर नॉट क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस है, आर टी क्या है हमारा, रेसिस्टेंस आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर है, और अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा डिनोट कर रहा है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या लाइन लिखी है, नोट लिखा हुआ है एज इन कंडक्टर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। मैंने बताया ना रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर को राइज करने पर, इंक्रीज करने पर। सो अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये अल्फा है ये क्या है, पॉजिटिव है कंडक्टर्स के लिए, यानी कि रेसिस्टिविटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या है, वो मेटल्स या वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, यानी कि जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। एग्जाम्पल की बात करें इसके तो क्या क्या है, रबर है, ग्लास है, वुड है, यानी कि ये हमारे क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर के। इसमें एक्चुअल में अगर बैंड गैप की बात करें तो वाइडली सेपरेटेड होते हैं हमारे क्या, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉरबिडन गैप होता है दोनों के बीच में। यहाँ पर ये गैप होता है और कितना होता है, ईजी जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा या उसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा होता है ये गैप, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है द फॉरबिडन गैप इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। तो ये हमारे इंसुलेटर्स हो गए। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उसको दे देता हूँ क्लासिफिकेशन में, बाकी सेमीकंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन हम अभी आगे करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर, यानी कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की, वो सब्सटेंस होते हैं जिन जो कंडक्टिविटी है इनकी वो लाई करती है बीच में किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के।
यानी कि कंडक्टर से तो कम होती है कंडक्टिविटी और इंसुलेटर से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं होता, कंडक्टर में फ्लो होता है। इनके एग्जांपल की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। सिलिकॉन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डायोड को बनाने के लिए या ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए, ठीक है। उसका अब एक और अगर हम बात करेंगे आगे जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डायोड की, तब मैं आपको फिर से एक बात बताऊंगा, यहाँ पर ये रिकॉल कराऊंगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में जो गैप होता है ना वो मॉडरेट होता है। कितना होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये इंसुलेटर से तो कम है, इंसुलेटर में तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और जो कंडक्टर था उससे ज़्यादा है, क्योंकि कंडक्टर में क्या था ही नहीं। अब ये भी वेरी करता है, अगर हमने सिलिकॉन लिया हुआ है तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल उनके लिए वेरी करता है। अगर हमने सिलिकॉन लिया तो उसमें कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जबकि हमारा जो जर्मीनियम होता है उसमें कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये क्या है, फॉरबिडन गैप है, ईजी जिसको हम बोलते हैं, बैंड गैप है, ये भी एनर्जी का बैंड है, ये भी कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए, और जर्मीनियम के लिए 0.7 वोल्ट। अभी आपने अगर पढ़ लिया होगा क्लास में, स्कूल मतलब कॉलेज में अपने, तो करेक्टरिस्टिक्स अगर आपने पढ़ ली होगी वीआई करेक्टरिस्टिक्स डायोड की, तो इस तरह से वीआई करेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी डायोड की। तो इसमें होता क्या है, दो करेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं, एक सिलिकॉन के लिए और एक जर्मीनियम के लिए। ये जर्मीनियम के लिए होती है और ये वाली हमारी सिलिकॉन के लिए होती है। जर्मीनियम का अगर हम कट इन वोल्टेज देखें, यानी कि जहाँ से कंडक्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, तो वो कितना होता है 0.3, और सिलिकॉन के लिए क्या होता है 0.7। तो हमने यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो सिलिकॉन है वो देर से कंडक्ट होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके बीच में जो बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है, वो कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि जर्मीनियम में कितना होता है 0.7 वोल्ट, यानी कि जर्मीनियम में कम होता है, तो इसलिए वो जल्दी से कंडक्ट हो जाता है, उसमें करंट जल्दी फ्लो हो जाता है। लेकिन सिलिकॉन का जो बैंड गैप है, ये वाला जो बैंड गैप है, इसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किससे, हमारा जर्मीनियम से, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेट जो है हमारा कंडक्ट होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करा देते हैं, लेकिन ये बताया नहीं जाता कि ये क्यों देर से कंडक्ट हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न यही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है कहाँ पर, सेमीकंडक्टर पर। तो मैंने बता ही दिया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कंडक्टिविटी भी हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। देखो अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर के केस में, तो वैलेंस बैंड जो है पार्शियली फिल्ड होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पर पार्शियली फिल्ड होगा, यानी वैलेंस बैंड नीचे वाला जो बैंड है ये क्या होगा, पार्शियली फिल्ड, यानी कि कम फिल्ड होगा। और कंडक्शन बैंड जो है ये भी हमारा क्या होगा, पार्शियली फिल्ड, यानी कि ये भी पार्शियली फिल्ड होगा, ये भी पार्शियली फिल्ड होगा, और जो गैप है ये नैरो होगा बीच में। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड जो है वो भी पार्शियली फिल्ड है, और जो बैंड गैप है कंडक्शन बैंड के और वैलेंस बैंड के बीच में वो कितना है, नैरो है। अगर हम बात करें therefore comparatively smaller electric field is required to push the electron from valence band to conduction band। तो यहाँ पर हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी होता है यहाँ से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए कंडक्शन बैंड में, और जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तो कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की, ये तो रूम टेम्परेचर की बात है, अगर उससे लो टेम्परेचर की बात करें तो वैलेंस बैंड जो है वो हमारा कंप्लीटली फिल्ड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। लेकिन जो कंडक्शन बैंड होगा वो क्या होगा, हमारा एम्प्टी होगा, क्योंकि उसमें जब हमने टेम्परेचर ज़्यादा ही लो कर दिया है, यानी कि अगर हम माने अप्रॉक्सीमेट 0 के आसपास, तो उस टाइम पे हमारा वैलेंस बैंड तो फिल्ड होगा पूरा, लेकिन कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है ना। तो एट वेरी लो टेम्परेचर ए सेमीकंडक्टर एक्चुअली बिहेव एज इंसुलेटर। तो जब इसमें हमारा कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उस टाइम पर हमारा क्या होता है, गैप भी ज़्यादा हो जाता है इसका मतलब, और दूसरी चीज़ ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, और उससे पहले कंडक्टर की तरह। एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे हमने टेम्परेचर ये लो था इससे बढ़ाया, तो हमारा क्या हो गया, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, तो कंडक्टिविटी भी हमारी सेमीकंडक्टर की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट की आज के लेक्चर की मेन फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। मेन फीचर्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर का हमने बारे में पढ़ लिया है, उसका क्लासिफिकेशन हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन उसके मेन फीचर्स यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी कि सेमीकंडक्टर एक तरह से हमें अगर एक्सप्लेन करना है, बताना है कि सेमीकंडक्टर क्या है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि दोनों के बीच में। फॉरबिडन बैंड गैप जो है वो 0.2 से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है, मैंने बताया था ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर से कम यानी लो टेम्परेचर की बात करें या 0 केल्विन की बात करें, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर, यानी कि अगर 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 0 टेम्परेचर की, तो उस टाइम पर हमारा सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स शो अ रिडक्शन इन रेसिस्टेंस
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने कंडक्टर में क्या बताया था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में क्या है, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, और इससे हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है ना। तो ये था सेमीकंडक्टर के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।